हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एसपी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1। ये आपका नया सीरीज़ है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट जो इडियम दिया है उसका है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है परप्लेक्स। परप्लेक्स्ड का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कन्फ्यूज़ कर जाना, बैफल्ड कर जाना, है ना। कन्फाउंडेड एक वर्ड हम बता चुके हैं आपको कब, जब हम पढ़ा रहे थे आपका सिनोनिम एंटोनिम का सीरीज़ है ना, उसमें कन्फाउंड वर्ड आया था। तो कन्फाउंडेड का क्या मतलब होता है? कन्फ्यूज़ कर जाना। तो इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है परप्लेक्स, कन्फ्यूज़ कर जाना। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो क्या दिया है? तो इसका एग्जाम्पल है सोहन वॉज एट हीज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन। सोहन जो है वो परप्लेक्स हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ कर जाता है। कब? ये जानकर, टू फाइंड, ये जानकर कि उसका छोटा भाई पॉइजन ले रखा है ना। तो अब ज़रा देखिए इसका मीनिंग परप्लेक्स कैसे हुआ, इसका मीनिंग कन्फ्यूज कैसे हुआ। अब किसी एक व्यक्ति का, वंस का मतलब किसी एक व्यक्ति का, वीट का मतलब होता है बुद्धि जब समाप्त हो जाता है, बुद्धि जब समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? वो पर्सन, वो व्यक्ति परप्लेक्स हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई इंसान कन्फ्यूज कब होता है? कब किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है, एक बहुत ही सुंदर हिंदी शब्द है ये। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है क्या करें क्या ना करें की स्थिति में आ जाता है, बिल्कुल कन्फ्यूज सा हो जाता है ना। तो किसी की बुद्धि जब समाप्त हो जाता है तो कहेंगे कि वो व्यक्ति परप्लेक्स हो गया है, बैफल्ड हो गया है, कन्फ्यूज हो गया है। ठीक है। अब जरा देखिए सेकेंड है एट वंस फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का क्या मतलब होता है? अपने उंगलियों पर, है ना। किसी व्यक्तियों के उंगलियों पर होने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति को किसी खास सब्जेक्ट में बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होना। ठीक है। अब आप किसी को कहते सुने होंगे कि अरे ये तो मेरे उंगलियों पर है, मतलब ये सारा कुछ मेरे उंगलियों पर है। तो कहने का मतलब उसे उस चीज़ का कंप्लीट नॉलेज है। और इसका एग्जांपल दे रखा है ऑल द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री आर एट हिज फिंगर टिप्स। और जो ये बुक में दे रखा है ज्योमेट्री की जगह पर सिंथेसिस दिया हुआ है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनावट, रचना, स्ट्रक्चर। खास करके इंग्लिश के जितने रूल्स होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके के जो सारे अलग अलग चैप्टर्स में जो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उसको सिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ज्योमेट्री ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑल द रूल्स ऑफ ज्योमेट्री जो था, जितने भी रूल्स हैं ज्योमेट्री के, उस व्यक्ति के फिंगर टिप्स पे है। फिंगर टिप्स पे मतलब उसे कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है। थर्ड नंबर ज़रा देखिए क्या कह रहा है। थर्ड नंबर है एट स्पर ऑफ द मोमेंट। अब ज़रा देखिए जब हम सिनोनिम एंटोनिम के सीरीज पढ़ा रहे थे तो स्पर का बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं ना। स्पर से फिर बताए थे स्पर्न, स्पर्ट, है ना। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड थे उसको डिस्कस किया था। और यहाँ पर स्पर का मतलब तो बताए थे प्रेरणा। और एक और मीनिंग होता है इसका, स्पर का दूसरा मीनिंग होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का क्या मतलब होता है? तो मोमेंटम का मतलब होता है गति। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है गति में होना। अब ज़रा देखिए जब किसी मोमेंट में आप बिल्कुल प्रेरित होते हैं, स्पर का मतलब प्रेरणा भी होता है, मोटिवेटेड होता है, आप काफ़ी अंदर से मोटिवेटेड होते हैं और या फिर गति में रहते हैं, मोमेंटम में होते हैं, फ्लो में होते हैं, एक लय में होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? किसी को आप बिना देरी किए हुए जवाब दे पाते हैं। या फिर किसी काम को करना हो तो आप बिना देरी का, बिना डिले किए हुए आप उस काम को कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ज़रा देखिए एट स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब ही होता है विदाउट डिले। ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे रखा है इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब किसी भी इंटरव्यू में हमें अवश्य ही बिना देरी किए हुए जवाब देना चाहिए, है ना। बिल्कुल ही एट स्पर ऑफ द मोमेंट देना चाहिए। ठीक है। तो मतलब बिना देरी किए हुए, इसका मीनिंग स्पष्ट है। अब ज़रा देखिए फोर्थ नंबर में क्या है। तो फोर्थ नंबर में ऑल इन ऑल, सभी में सभी, है ना, सभी में सब कुछ है। तो इसका मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। ठीक है। सब कुछ होना, किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए सब कुछ होना, किसी व्यक्ति का सब कुछ होना, सर्वे सर्वा होना। तो इसका जो दे रखा है एग्जाम्पल वो है एज ही वॉज द ओनली सन इन ए बिग फैमिली। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति ही अपने बड़े परिवार में इकलौता पुत्र था, ओनली सन था, तो इस प्रकार ही वॉज ऑल इन हीज होम। वो अपने घर का सर्वे सर्वा था, बिल्कुल ही कमाने का
पूरा उत्तरदायित्व निभाने का सब कुछ उसी व्यक्ति पर था, है ना। तो इस प्रकार वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था अपने फैमिली के लिए, ठीक है, और सर्वे सर्वा था। तो इसका मतलब ही क्लियर हो गया। 5th नंबर देखिए, 5th नंबर का मतलब है एट क्लोज क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का क्या मतलब होता है? क्वार्टर्स का मतलब होता है 1/4, है ना। मतलब एक ग्लास है अगर बड़ा सा ग्लास, तो इसका 1/4 के क्लोज हो जाना। तो इसका ये सेंस निकलता है कि अगर आप मुसीबत के वक्त पे खड़े हैं, कोई मुसीबत आ घेरा है आपको और आपकी सारी संपत्ति लुट चुकी है, तो आप क्या हैं? आप बिल्कुल ही इसके कगार पर हैं, 1/4 पर के कगार पर हैं। तो इसका सेंस ये निकलता है कि आप जो हैं मुसीबत की घड़ी पर खड़े हैं, परीक्षा की घड़ी पर खड़े हैं। तो इसका एक मीनिंग होता है आपका कि मुसीबत की घड़ी या फिर परीक्षा की घड़ी, एट क्लोज क्वार्टर्स। तो इस वक्त में इसी के सेंस से रिलेट करते हुए ऑथर लिखते हैं एक एग्जांपल, मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स। मतलब जब मैं मुसीबत की घड़ी पर खड़ा था, एट क्लोज क्वार्टर्स था, है ना, परीक्षा की घड़ी पर खड़ा था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्या निकले? अपने आप को प्रूव कर दिए कि वे सेल्फिश थे। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, इसका दूसरा मीनिंग होता है क्लोज एग्जामिनेशन। पहला मीनिंग के सेंस में ये दे रखा है, दूसरा मीनिंग होता है क्लोज एग्जामिनेशन। पहला मीनिंग तो बता चुके हैं, क्या मीनिंग बताए थे? पहला तो मुसीबत की घड़ी पर होना, परीक्षा की घड़ी आना, है ना। तो उससे रिलेटेड ये एग्जांपल दिया था। दूसरा मीनिंग होता है क्लोज एग्जामिनेशन। क्लोज एग्जामिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से या फिर करीब से परीक्षण करना। बात समझ में आ रही है? तो करीब से परीक्षण करना। मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई गरिमा नाम की व्यक्ति है, लड़की है ना। तो गरिमा, चलिए गरिमा से एक लेते हैं एग्जांपल। तो गरिमा वॉज ऑब्जर्विंग माई डैमेज्ड लैपटॉप एट क्लोज क्वार्टर्स। इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब हुआ कि गरिमा नाम की जो लड़की थी, वो मेरे डैमेज लैपटॉप को बहुत ही करीब से परीक्षण कर रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षण कर रही थी। तो उसके सेंस में ये मीनिंग दे रखा है क्लोज एग्जामिनेशन। दूसरा मीनिंग समझ गए। तीसरा मीनिंग होता है इसका, थर्ड मीनिंग भी होता है इसका, तीसरा मीनिंग होता है बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही करीब से, ठीक है। अब जरा देखिए, तीनों मीनिंग बता चुके हैं, तीसरा का एग्जाम्पल भी बता देते हैं। मान लिया जाए, चलिए मानते हैं बाद में, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यू कैन सी एन एयरक्राफ्ट, सुन रहे हैं ध्यान से मेरे शब्दों को, यू कैन सी एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एट क्लोज क्वार्टर्स। इसका क्या मतलब है? तो आप किसी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते हुए, उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। कैसे? एट क्लोज क्वार्टर से, मतलब बहुत ही नज़दीक से। तो इसका तीसरा मीनिंग अभी क्लियर हो गया कि इसका तीसरा मीनिंग है बहुत ही नज़दीक से। पहला मीनिंग क्या बताए थे? तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है मुसीबत की घड़ी, परीक्षा की घड़ी। दूसरा मीनिंग क्या बताए थे? तो दूसरा मीनिंग है इसका अच्छे से या फिर करीब से परीक्षण करना। तीसरा मीनिंग क्या है? तो बहुत ही नज़दीक से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तीनों मीनिंग क्लियर हो गया होगा। 6th नंबर क्या है जरा देखिए। 6th नंबर है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है, इसका मतलब होता है कि इन परफेक्ट ऑर्डर में होना, सुनियोजित तरीके से होना, है ना। किसी भी चीज़ का बिल्कुल ही परफेक्ट ऑर्डर में रखे हुए होना। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। इसका ज़रा देखिए क्या है, ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ भी एक क्या है? एक फ्रेज़ है। और इस फ्रेज़ का क्या मीनिंग होता है? तो इस फ्रेज़ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है के अवसर पर, के अवसर पर, है ना, के अवसर पर या फिर के वक्त पर। तो इसका दोनों मीनिंग होता है। ऑन द ईव ऑफ का मतलब के अवसर पर या फिर के वक्त पर। तो ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन के वक्त पर एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, है ना। तो सब कुछ जब इंस्पेक्शन का दौर चल रहा था, कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आया होगा, तो उस वक्त पर ऑन द ईव ऑफ एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब हर चीज़ क्या था? बिल्कुल ही सुनियोजित तरीके से रखा हुआ था, इन ए परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका 7th नंबर देखिए। 7th नंबर है एबव बोर्ड। अब इससे कैसे इसका सेंस रिफ्लेक्ट होता है? एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसका मीनिंग कैसे रिफ्लेक्ट होगा मैं बताता हूँ। बोर्ड का क्या मतलब होता है? एक तो बोर्ड होता है तख्ता, वो वाला बोर्ड नहीं। इस बोर्ड का मतलब होता है समिति, है ना। कोई समिति होता है, कोई समिति का गठन किया जाता है या फिर
कमेटी जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस समिति के ऊपर इसका यही अर्थ रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से। तो समिति के ऊपर कौन होता है, तो उसका हेड होता है ना। तो हेड ऑफ द बोर्ड को बोलते हैं एबव बोर्ड। अब जो भी व्यक्ति किसी समिति के हेड होगा, है ना, तो हेड होने का क्या क्या उत्तरदायित्व होगा उसके ऊपर, कि उस व्यक्ति को हमेशा ऑनेस्ट रहना होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होगा, स्पष्टवादिता होना होगा, है ना, तभी वो समिति चल पाएगी, अदरवाइज वो कुछ गलत कर बैठेगी, है ना। तो इसी से सेंस इसका रिफ्लेक्ट होता है कि किसी भी समिति के एबव जो होता है, मतलब हेड ऑफ द बोर्ड होता है, उसको हमेशा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होगा। तो इसी के संदर्भ में एबव बोर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसका देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल, ही इज़ नोन फॉर हीज एबव बोर्ड कंडक्ट। मतलब वो व्यक्ति जाना जाता है किसके लिए, उसके एबव बोर्ड कंडक्ट के लिए। एबव बोर्ड कंडक्ट मतलब उसके ईमानदारी और स्पष्टवादिता, कंडक्ट मतलब आचरण, उसके बिहेवियर के लिए वो जाना जाता है। कंडक्ट का मतलब आचरण होता है, ठीक है। अब जरा देखिए नेक्स्ट वन क्या है, 8th नंबर क्या है। तो 8 नंबर है एबव ऑल। एबव ऑल है, तो एबव ऑल का क्या मतलब है, तो एबव ऑल का मतलब है बिफोर एवरीथिंग एल्स, है ना। इसका मतलब क्या है, बिफोर एवरीथिंग एल्स। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, एबव ऑल ही इज़ ब्लंट एंड, यहाँ पर एंड होगा, ब्लंट एंड डेयर डेविल। तो ब्लंट का क्या मतलब होता है, तो ब्लंट का मतलब होता है आपका मुंहफट होना। बात समझ रहे हैं, मुंहफट व्यक्ति को ब्लंट बोला जाता है, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ को बोल देना। और डेयर डेविल का मतलब होता है बेधड़क इंसान, है ना, बेधड़क व्यक्ति। बात समझ रहे हैं। तो एबव ऑल का क्या अर्थ होता है, तो एबव ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, खास करके, है ना। मतलब वो व्यक्ति तो कुछ और होगा बाद में, लेकिन सबसे पहले वो क्या है, ब्लंट है और डेयर डेविल है। मतलब वो क्या है, ब्लंट है मतलब मुंहफट है और बेधड़क इंसान है। किसी अन्य चीज़ तो होने से पहले वो ब्लंट है और डेयर डेविल है, इसका ये मतलब है। तो एबव ऑल का हिंदी मीनिंग अगर इससे निष्कर्ष निकालें तो क्या निकलेगा, इसका मतलब होता है सबसे पहले, खास करके। बात समझ में आ रही है। तो एबव ऑल का मतलब है सबसे पहले या खास करके। बिफोर एवरीथिंग एल्स, दूसरे चीज़ होने से पहले, मतलब सबसे पहले या फिर खास करके इसका मीनिंग होता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट है 9th नंबर, एज फिट एज ए फीडल, ठीक है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना, हेल्दी होना। और इसका जो एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज ए फीडल। मतलब वो रिकवर हो चुका है इलनेस से, अपने बीमारी से वो निजात पा चुका है, और अभी वो क्या है, बहुत ही एज फिट एज ए फीडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। अब ज़रा गौर करेंगे कि इसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे आया। फीडल का क्या मतलब होता है, तो फीडल का मतलब होता है, आप लोग वायलिन देखे होंगे, है ना, कोई भी मूवी में, मोहब्बतें में तो खास करके, है ना, अगर आप लोग देखे होंगे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का, तो उसमें वायलिन बजाते हैं हर कोई। तो वायलिन के ही जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है फीडल। और उसको अगर हिंदी में बोलें तो फीडल का मतलब होता है सारंगी। खास करके राजस्थान में बहुत ही फेमस है सारंगी, फीडल। तो फीडल के जैसा फिट होना, फिट होना मतलब बिल्कुल ही उसके ही जैसा तरोताज़ा होना, फिट होना। तो फीडल कब होता है फिट, तो फीडल का जो स्ट्रिंग होता है, जो उसका वायर होता है, स्ट्रिंग जो उस पर लगा होता है फीडल, वो काफ़ी टाइट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिटेड होता है, फिट होता है। बात समझ में आई। तो वो सारंगी क्या है, एक तरह से बिल्कुल ही फिट है। मतलब अगर इस फ्रेज का, इस इडियम का मीनिंग निकाले किसी इंसान के संदर्भ में, तो क्या निकलेगा कि वो व्यक्ति बिल्कुल फिट है, कैसा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, एक फीडल की तरह। बात आई समझ में। तो एज ए फीडल, एज फिट एज ए फीडल का क्या अर्थ होगा, तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो फीडल से आप समझ पाए कि कैसे इसका सेंस, इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट दिया है एट रैंडम। एट रैंडम का क्या मतलब है, तो एट रैंडम का मतलब है एमलेसली। एमलेसली का मतलब होता है आपका बिना लक्ष्य का, है ना, बिना लक्ष्य का। अब जरा देखिए रैंडम का क्या मतलब होता है, तो रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, एकाएक कहीं पर, है ना। तो अस्त व्यस्त तरीके से, तो अस्त व्यस्त तरीके से बिना सोचे समझे कौन व्यक्ति होता है, जो एमलेस होता है ना, एमलेसली तरीके से, है ना। अब जरा देखिए इसका क्या दिया एग्जाम्पल, द मिलिटेंट फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सनस हो गए यहाँ, है ना। तो काफ़ी इनोसेंट पर्सन को क्या करता है, वो मिलिटेंट जो होता है, मिलिटेंट का मतलब होता है युद्ध करने वाला व्यक्ति बोलें उसको, है ना। अब फिर इसको विरोधी बोल सकते हैं। तो कोई विरोधी व्यक्ति था जो फायर कर दिया किसके ऊपर,
गोली चला दिया किसके ऊपर, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब बिना लक्ष्य का, है ना, कौन मरेगा, किसको मारना है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, किसी भी इनोसेंट पर्सन को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। बात समझ में आई। तो इसका ये मतलब था एट रैंडम का मतलब एमलेसली। नेक्स्ट है आपका एट ए लूज एंड। अब देखिए एट ए लूज एंड का क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है अनऑक्यूपाइड और फिर इडल, है ना। इडल का मतलब होता है क्या, तो व्यर्थ में बैठना, बेकार में बैठना, सुस्ती में बैठना। अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, तो अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है खाली बैठना, ठीक है। तो खाली बैठना मतलब कोई काम धाम नहीं होना। अब जरा देखिए इसमें क्या दिया है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल दिया है नाउ अडेज। नाउ अडेज का मतलब आजकल। ही इज़ एट ए लूज एंड। आजकल वो क्या है, बिल्कुल ही फुर्सत में बैठा है। एट ए लूज एंड है मतलब काफ़ी फुर्सत में, बेकार में बैठा है, कोई काम धाम उसके पास नहीं है, अनऑक्यूपाइड है। बिकॉज ही हैज़ वुंड अप हिज बिजनेस। वुंड अप का मतलब होता है कंप्लीट कर देना, किसी चीज़ की समाप्ति कर देना। तो अपने बिजनेस को कंप्लीट कर चुका है, समाप्त कर चुका है आजकल, इसलिए वो क्या है, काफ़ी फुर्सत में बैठा है ना, बिल्कुल ही बेकार व्यर्थ बैठा है, बिल्कुल ही अनऑक्यूपाइड बैठा है। अब ज़रा देखिए कि इसका कैसे सेंस निकलता है। एट या लूज एंड का कैसे मीनिंग निकलता है अनऑक्यूपाइड और इडल। सबसे पहली बात इसमें देखेंगे कि लूज है, लूज एंड है ना। तो अपने किसी काम को समाप्त कर लूज बैठा है। एंड का मतलब किसी काम को समाप्त कर चुका है। एंड का मतलब ही होता है समाप्त करना, और लूज का मतलब क्या होता है, तो लूज का मतलब ही होता है एक तरह से लूज बैठना, खाली बैठना, है ना। इस मतलब कोई काम धाम उसके पास नहीं होना। तो अपने किसी काम को समाप्त कर लूज बैठा है। बात समझ में आई। तो इसी तरह से इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है अनऑक्यूपाइड और इडल, और इसका मतलब ही होता है बेकार बैठना और खाली बैठना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका एट लॉगर हेड्स। अब जरा देखिए लॉगर का क्या मतलब होता है। तो लॉग का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, है ना, और लॉगर का मतलब होता है जो व्यक्ति लकड़ी के टुकड़े बनाता है, मतलब लकड़हारा। ऐसा व्यक्ति जो लकड़ी काटने वाला हो उसको लकड़हारा बोलते हैं। तो लॉगर का मतलब होता है लकड़हारा, ठीक है। और हेड्स का क्या मतलब होता है। पहली बात कि हेड है, हेड का मतलब होता है आपका सर, है ना, जिसको हेड बोलते हैं। लेकिन ये हेड नहीं है, यहाँ पर हेड्स है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ देखेंगे हेड का प्लूरल फॉर्म दिया हेड्स। तो किसके सेंस में दिया है, तो हेड्स का मतलब दिया है कि इसका मतलब होता है मुखिया, ठीक है। अभी कैसे बना है, कैसे मीनिंग इसका रिफ्लेक्ट होता है ये वाला, वो देखेंगे। मुखिया है या फिर प्रमुख व्यक्ति को बोला जाता है हेड्स, ठीक है। तो अब क्या है कि अलग अलग मान लिया जाए लकड़हारों का कोई टीम है, उसका मुखिया एक साथ लकड़ी काटने को लेकर भिड़ेंगे तो क्या होगा, विवाद होगा, है ना। विवाद होना स्वाभाविक है, और इस तरह से क्या होगा कि स्ट्राइफ पैदा होगा आपस में, है ना। सारी टीम के मुखिया एक साथ लकड़ी काटने के लिए निकल पड़े और कहेंगे नहीं ये लकड़ी मैं ही काटूंगा, मैं ही काटूंगा। तो उससे क्या होगा, एक कलह होगा, झगड़ा होगा, है ना, विरोध होगा। तो एक स्ट्राइफ पैदा होगा, है ना। तो स्ट्राइफ यहाँ पर इसका मीनिंग में दे रखा है। स्ट्राइफ का क्या मतलब होता है, तो स्ट्राइफ का मतलब भी होता है आपका विवाद होना, है ना, कलह होना, झगड़ा का घर बनना, ठीक है। तो ज़रा देखिए इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या है। एग्जाम्पल है द पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म। फर्म का क्या मतलब है, फर्म का मतलब होता है आपका कंपनी, है ना। कोई बिजनेस का जो संघ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फर्म कहते हैं उसको, कंपनी को। तो हमारे कंपनी के जितने भी पार्टनर्स थे वो क्या कर रहे हैं, आर एट लॉगर्स हेड, है ना। हाँ, लॉगर हेड्स स्पेस होगा, लॉगर हेड्स है मतलब क्या है, एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं, है ना, कलह बन चुके हैं दिस डेज, आजकल। बात समझ में आई। तो लॉगर हेड्स कैसे बना होगा, टू बी एट स्ट्राइफ मतलब विरोध में होना, झगड़े में होना, विवाद का घर होना, ठीक है। तो इसका मीनिंग कैसे निकला है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्या है एट ऑड्स। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कंफ्यूज ना करें, ऑड का क्या मतलब होता है। तो ऑड का मतलब होता है अजीब और फिर विचित्र, लेकिन यहाँ ऑड नहीं है, यहाँ ऑड्स है। गौर कर रहे हैं। तो ऑड्स का मतलब होता है अंतर, अंतर होना, मतभेद होना, है ना। तो इसका मतलब मतभेद भी होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका मतभेद भी होता है। तो और इसका मीनिंग देखें क्या है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब ही आपका विवाद होता है, मतभेद होता है या फिर झगड़ा होता है ना, तकरार होता है, ठीक है। तो इसका भी मतलब मतभेद होता है, और ऑड्स का मतलब भी मतभेद होता है। तब तो इसके मीनिंग में ही इस इडियम में ही मीनिंग छुपा हुआ है ना, मतलब मतभेद होना। इन डिस्प्यूट का मतलब भी होता है मतभेद में होना,
ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं इसको समझने में, और ऑड नहीं यहाँ पर, ऑड से इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। इसका एग्जाम्पल क्या दिया देखिए, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स, मतलब ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे वो क्या थे, एट ऑड्स थे, मतलब झगड़े में थे, डिस्प्यूट में थे, है ना, मतभेद में थे। ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सेलेक्ट करने का प्रोसीजर था उसके विषय पर क्या थे, सारे मतभेद में थे, एट ऑड्स। ठीक है, तो एट ऑड्स का मतलब है इन डिस्प्यूट, मतलब मतभेद में होना, तकरार में होना। नेक्स्ट क्या दिया है 40 नंबर, तो 40 नंबर दिया है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण होना। अब इसमें देखिए क्या है, ये मीनिंग कैसे रिफ्लेक्ट होता है इससे, मान लिया जाए आपके घर में 4-5 बच्चे हैं और आप एन एप्पल लेकर आए हैं, एक ही सेब को लेकर आए हैं, एप्पल को लेकर आए हैं, तो क्या होगा, वो झगड़े का कारण बनेगा। बच्चे आपस में झगड़ जाएंगे, है ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे करके रूठने लगते हैं, है ना, तो झगड़े का कारण होता है। तो इसी तरह समझिए कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, विरोध, है ना। तो घर के अगर 4-5 बच्चे के बीच एक ही एप्पल लाओगे तो क्या होगा, कलह का जड़ बनेगा, है ना, कौन सा, वो एक एप्पल। तो इसी तरीके से इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होता है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण होना। अब इसका जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, जो एक विरासत में मिला हुआ प्रॉपर्टी है, इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वो क्या है, एक झगड़े का कारण है, बिटवीन 2 सिस्टर्स, 2 बहनों के बीच एक झगड़े का कारण है ना। एक जो पैतृक संपत्ति है वो 2 बहनों के बीच क्या है, एक झगड़े का कारण है, कॉज ऑफ क्वेरल है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर, एट क्रॉस पर्पसेस। देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है विरोध करना, है ना। क्रॉस का मतलब आर पार भी होता है, लेकिन यहाँ पर विरोध करना भी इसका मीनिंग होता है। और पर्पसेस का मतलब क्या होता है, इरादा, ठीक है। और इसका जो मीनिंग दे रखा है, हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, इंटेंशन का मतलब भी इरादा होता है, पर्पसेस का मतलब भी इरादा या उद्देश्य होता है, क्रॉस का मतलब विरोध करना होता है। क्रॉस वर्ड सुने होंगे जैसे क्रॉस चेक, है ना, क्रॉस एक्शन, विरोध या अगेंस्ट के सेंस में आप सुने होंगे, है ना। तो कौन कौन सा वर्ड, क्रॉस चेक, क्रॉस एक्शन करके, ये सब किस सेंस में होते हैं, विरोध या अगेंस्ट के सेंस में। तो क्या होना कि विरोध कि मतलब इरादा जो है वो क्रॉस है, विरोध का इरादा है, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा आपस में, है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है परस्पर विरोध होना, ठीक है। और इंटेंशन का मतलब भी विरोध होता है, इरादा होता है, सॉरी, इरादा होता है। तो ज़रा देखिए ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, मतलब मीनिंग यहीं पर छुपा हुआ था, आपको समझना था कि क्रॉस का मतलब आर पार तो होता ही है, लेकिन विरोध करना भी होता है, पर्पसेस का मतलब इरादा होता है। और कॉन्फ्लिक्टिंग का क्या मतलब होता है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब ही परस्पर विरोध होता है। तो क्रॉस का मतलब ही विरोध, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही विरोध, पर्पसेस का मतलब क्या, पर्पसेस का मतलब ही इरादा, इंटेंशन का मतलब ही इरादा। समझ गए मीनिंग। अब इसका क्या है एग्जाम्पल, हाउ कैन देयर बी पीस, कैसे शांति हो सकती है, कहाँ, इन देयर फैमिली, उसके फैमिली में, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस, जब हस्बैंड और वाइफ आपस में क्या हो, मतभेद हो, है ना। उसके जो इरादे हैं वो बिल्कुल ही परस्पर विरोधी है ना, उन दोनों के इरादे बिल्कुल ही विरोधी हैं, तो कैसे शांति होगी उस घर में, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है 16th नंबर, आफ्टर वंस ओन हार्ट, है ना। आफ्टर का मतलब एक तो होता है बाद में, तो यहाँ पर बाद में नहीं होता है, इसका यहाँ पर क्या होगा मीनिंग, तो इसका मतलब होगा पीछे, है ना, पीछे भी होता है इसका मीनिंग। और वंस ओन का मतलब क्या है, वंस ओन का मतलब है किसी के अपने, और हार्ट का मतलब क्या होता है, तो हार्ट का मतलब आपका दिल होता है। अब इसका मीनिंग दिया है टू वंस लाइकिंग, किसी की पसंद, है ना, या फिर किसी की दिल लगी बोल सकते हैं। तो ज़रा देखिए, व्हेन गरिमा मेट अ मैन, जब गरिमा किसी एक इंसान से मिलती है, आफ्टर हर ओन हार्ट, आफ्टर हर ओन हार्ट आ गया, ये इडियम यहाँ पर है ना। इसका मतलब है कि जब वो पसंद करना स्टार्ट कर दी, है ना, जब उसकी पसंद हो गई कि हाँ वो इंसान उसे पसंद आने लगा, है ना, दिल लगी हो गई, तो क्या करती है, शी गॉट मैरिड टू हिम, उससे वो बाद में शादी भी कर लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति का जब किसी से किसी यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, वंस ओन, किसी के अपने, हार्ट, दिल के पीछे, आफ्टर मतलब पीछे भी बताया, है ना। तो किसी के व्यक्ति के दिल के पीछे क्या होता है, तो किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होती है ना। तो लाइकिंग, तो इसका मतलब है टू वंस लाइकिंग, किसी की पसंद, है ना। तो आप इसका मीनिंग समझ पाए होंगे।
नेक्स्ट क्या है आपका 17th नंबर है एट द बॉटम ऑफ। अब बॉटम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बेस, आधार, है ना, जिसको बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का जड़ होना, है ना। अब ज़रा देखिए, इसका मतलब है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब जिम्मेदार होना, उत्तरदायी होना, है ना, या फिर जिम्मेदार होना। तो ज़रा देखिए इसका क्या सेंस निकलता है, इसका मीनिंग का टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब जिम्मेदार या उत्तरदायी होना और किसी चीज़ का जड़ होना, है ना, किसी चीज़ का जिम्मेदार होना। बात समझ में आई। तो बॉटम का मतलब भी होता है किसी चीज़ का जड़ होना, किसी चीज़ का आधार होना। एट द बॉटम ऑफ मतलब किसी चीज़ का आधार होना, और उससे क्या मीनिंग निकलता है, तो किसी चीज़ का उत्तरदायी होना, किसी चीज़ का जिम्मेदार होना, है ना। तो ये अर्थ है इसका। फिर इसका जो एग्जाम्पल दिया है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। जितने भी प्रॉब्लम थे, ट्रबल थे, समस्याएं थी, उसका जो जड़ था वो कौन था, तो शानू था, है ना। ये बाद में पता चला, इट वॉज फाउंड लेटर, ये बाद में पता चला कि शानू जो है वो सारे प्रॉब्लम का जड़ है ना। एट द बॉटम ऑफ है मतलब सारी समस्याओं का जिम्मेदार है, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे इसको। नेक्स्ट आपका एट लॉस। अब ज़रा देखिए लॉस का मतलब क्या होता है, तो लॉस का दो मीनिंग होता है। पहला तो मीनिंग होता है नुकसान, भारी नुकसान, और दूसरा मतलब होता है पराजय या फिर हार, ठीक है, पराजय होना। अब ज़रा देखिए कोई व्यक्ति की पराजय हो जाए या फिर किसी का बहुत भारी नुकसान हो जाए तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति अचानक समझ में नहीं आएगा उसको कि क्या करें या क्या ना करें। तो वो किस स्थिति में होता है, कुछ पल के लिए टू बी अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड करने के सेंस में नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, है ना। तो इसका सेंस समझ में आ गया होगा। एट लॉस का मतलब होता है समझ नहीं पाना कि क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाना, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल दिया है क्या है, आई एम एट अ लॉस, मैं क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में हूं। टू नो, ये जानना कि व्हाट टू डू, है ना, कि क्या करें इस स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 19th नंबर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, शस्त्र होता है ना। अब शस्त्र एक जो शब्द आया है इस पर थोड़ा डिस्कस करें। शस्त्र का क्या मतलब होता है और अस्त्र का क्या मतलब होता है, और एक और वर्ड आता है हिंदी में शास्त्र, है ना। थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। शस्त्र का मतलब होता है, स वर्ड है ना, तो वैसा वेपन होता है जो अपने साथ में रख कर चलाया जाता हो, वो शस्त्र कहलाता है। और अस्त्र मतलब आ नेगेटिव सेंस देता है, मतलब ऐसा चीज़ जो फेंक कर मारा जाता हो, जैसे भाला, है ना, भाला अस्त्र होगा, लेकिन धनुष जो है वो क्या होगा, शस्त्र होगा, है ना। और शास्त्र मतलब तो आपका होता है क्या, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उसको शास्त्र बोला जाता है, तो इसका अलग ही मीनिंग है। अब ज़रा देखिए, अब क्या बता रहे थे कि डैगर एक तरह का शस्त्र है, तो कौन डैगर, तो डैगर का क्या मतलब होता है, तो कटार होता है ना, कटार या फिर खंजर जिसको बोलते हैं, है ना, कटार या फिर खंजर को बोलते हैं डैगर। और ड्रॉन मतलब खींच लेना, ड्रॉ का मतलब खींच लेना या फिर निकाल लेना, है ना। तो कब आप अपने खंजर को निकालते हैं, तो तब निकालते हैं जब किसी से आपको दुश्मनी निभाना हो, है ना। तो टू हैव बिटर एनमिटी, जब बहुत ही कड़वा उसके साथ दुश्मनी हो किसी के साथ, तो आप अपने खंजर को निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब कि किसी से दुश्मनी होना, है ना। अब ज़रा देखिए, अब क्या है यहाँ पर, द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर, दो भाइयों के बीच जो झगड़ा है वो क्या है, हैज़ ग्रोन, वो डेवलप कर चुका है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मोर बीटर, बहुत ज़्यादा बीटर हो गया, कड़वा हो गया है। नाउ, अभी, एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, है ना, अभी वो क्या है, काफ़ी दुश्मनी में आ गए हैं, ठीक है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब एनमिटी के दहलीज पर होना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है पहले बता देता हूँ। तो एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र या फिर मुक्त, ठीक है। एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र या फिर मुक्त। और जो यहाँ पर दे रखा है इसका मीनिंग एब्सकॉन, एब्सकॉन का मतलब होता है फरार होना। टू कीप अनचेंड, इसका मतलब क्या होता है, तो खुले छोड़ देना, है ना। जैसे रात में कुत्ते को क्या करते हैं, कुछ लोग अपने घर के अंदर खुले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग कैसे निकलता है, अब मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को लार्ज स्पेस देते हैं,
है ना, एट लार्ज, लार्ज मतलब किसी को लार्ज स्पेस देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं। तो इसका क्या सेंस होता है, तो इसका सेंस यह है कि आप उसे स्वतंत्र कर रहे होते हैं, मतलब फरार होने का मौका देते हैं, एब्सकॉन्ड होने का मौका देते हैं, या फिर उसे खुले छोड़ रहे होते हैं। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से इसका मीनिंग निकला कि आप किसी को लार्ज स्पेस देते हैं तो उसे स्वतंत्र कर रहे होते हैं, मुक्त कर रहे होते हैं, या फिर फरार होने का मौका देते हैं, एब्सकॉन्ड करने का मौका देते हैं, या फिर उसे खुले छोड़ देते हैं। बात समझ में आई? तो इसी का मतलब है। अब इसका जो सेंटेंस दिया है वो क्या दिया है, पीपल कीप देयर, लोग अपने डॉग्स को रखते हैं, है ना, कीप देयर डॉग्स एट लार्ज, क्या करते हैं, अनचेंड छोड़ देते हैं, उसको खुले छोड़ देते हैं, कब, रात में, एट नाइट। तो पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, 20 का 20 मीनिंग। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।